बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 30वां इडियम फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार करना जिसमें काम जो है ना उसको नज़रअंदाज किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता किया जाए या ना किया जाए। नज़रअंदाज करने की पॉलिसी, ग्रेजुअली काम करने की पॉलिसी, स्लोली काम करने की पॉलिसी। आप अंग्रेज़ी में देखें तो मीनिंग्स है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, कि जिसके अंदर हमने जो फैसले हैं वो डिले करने हैं, जल्दी नहीं करने। डिलेइंग टैक्टिक्स, ऐसे टैक्टिक इस्तेमाल करने जिसमें काम को डिले किया जाए, जल्दी काम ना होने दिया जाए। जैसे आप किसी दफ्तर में जाते हैं तो वो बंदा कहेगा मैं आज नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा, परसों करूँगा, कोई ना कोई बहाने लगाए। जैसे कुछ लोग होते हैं, आप उन्हें कहें तो वो कहते हैं जी हम यहाँ नहीं काम कर सकते, हम अपने घर जाके काम करेंगे। घर नहीं कर सकते, ऑफिस में जाके काम करेंगे। ये उनके बहाने होंगे। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, किसी काम को नज़रअंदाज करना, उसको ना होने देना वक्त पे और उसको लिंगर करते जाना। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। जो फैबियन पॉलिसी है ये एक बहुत बड़ा रोमन जनरल गुजरा है 3rd BC में। उसका पूरा नाम था फैबियन मैक्सिमस। फैबियन मैक्सिमस जो है 3rd BC में रोमन जनरल था। बाद में ये डिक्टेटर भी बना है 217 BC में। 217 BC में ये पहले 5 मरतबा जो है उनका कौंसल मुकर्रर हुआ, फिर 217 में ये डिक्टेटर बना, फिर उसके बाद ये सेंसर बन गया। सेंसर जो था एक उनका ऐसा ओहदा था जिसके अंदर अदालती निज़ाम भी सारा और चीज़ों को कंट्रोल करना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उस बंदे के नीचे आ जाती थी। इसको कंक्टेटर भी बोलते हैं। कंक्टेटर जो है इसका लफ्जी तर्जमा जो है वो है डिलेयर, देर करने वाला, यानी बिल्कुल वही पॉलिसी। अब इसकी जो पॉलिसी बंदा अपनाएगा उसको हम फैबियन पॉलिसी कहेंगे। ये रोमन जनरल के नाम पे, जिसका नाम फैबियन मैक्सिमस है, उसके नाम पे फैबियन पॉलिसी जो है वो बनी है। इसकी फौज थोड़ी थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा काबिल शख्स था। अब इसकी जंग हुई है हैनिबाल के साथ। हैनिबाल जो है ये भी एक बहुत शानदार, आप कहें कि मिलिट्री लीडर था। और ये कार्थेज जो है, हैनिबाल जो है वो कार्थेज का मिलिट्री कमांडर था। इसकी जंग हुई फैबियन मैक्सिमस के साथ। अब रोम और कार्थेज की जंग जो है वो हुई है उसके अंदर। लेकिन जो हैनिबाल है ये बहुत शानदार है, बहुत अक्लमंद है और इसकी फौज भी बहुत ज़्यादा है। इसके पास वसाइल भी बहुत ज़्यादा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है। हर लिहाज से हैनिबाल को बर्तरी हासिल है फैबियन के ऊपर। अब फैबियन ने क्या किया कि इसकी जो भी काबिलियत थी उसको रिस्पेक्ट किया, उसको माना कि वाकई ये शख्स काबिल भी है, इसके पास फौज भी है, इसके पास पैसा भी है, इसके पास रिसोर्सेज भी हैं, इसके पास औजार असला सारी चीज़ें हैं, ये हमसे बरतर है, ये हमसे कहीं ज़्यादा आगे है, हम इसको मैदान के अंदर नहीं हरा सकते, हम जंग जो है इससे जीत नहीं सकते। अब उसने क्या किया कि हैनिबाल जो है इसने 2nd प्यूनिक वार जो थी उसको लीड किया है। दूसरी तरफ रोम से फैबियन था। फर्स्ट जो वॉर थी, जो प्यूनिक वार है, वो हैनिबाल के फादर यानी बाप ने लड़ी थी। अब फैबियन ने क्या किया कि हम हैनिबाल का सामना नहीं करेंगे मैदान जंग के अंदर, बल्कि इसने क्या किया, जिस जगह हैनिबाल की जो अफवाज थी उन्होंने आके पड़ाव किया था उससे थोड़ा दूर जाके इसने अपनी फौजें जो थी उनको कहा कि आप यहाँ पड़ाव करें और इनके रास्ते बंद करें और इनके मिलिट्री सामान जो है वो रास्ते से जाता है उसे छीने, इनकी जो गज़ाई रस्द जाती है उसे छीने, इनके हर काम को जो है ना आप नुकसान पहुंचाएं, लेकिन डायरेक्ट इनके साथ ना लड़ें, बल्कि चंद लोग थोड़े थोड़े इनके फौजियों को पकड़ें और जो आस पास हों उन पे हमला करें, जो रास्ते में उनकी चेक पोस्ट बनी है उन पे हमला करें। यानी कि गुरिल्ला वार जो है इस बंदे ने, अगर सही मानों में कहा जाए तो गुरिल्ला वार के अंदर बेशुमार जो टैक्टिक्स हैं वो इसी बंदे के दिए गए हैं। असल में जो गुरिल्ला वार लड़ी गई है ठीक तरीके से, जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स और बहुत ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, वो फैबियन की तरफ से है।
इसने ना सिर्फ गुरिल्ला वार और डिलेइंग टैक्टिक यूज किया, बल्कि इसने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी भी यूज की। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब यह है कि आपने ना सिर्फ जो सामने की फौज है उससे लड़ना है, बल्कि उसके हर कीमती सामान को नुकसान पहुंचाना है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, अगर इनका कहीं पे गोदाम है, वहां गंदम महफूज है, खाना महफूज है, या तो उसे लूट लिया जाए या उसे जला दिया जाए। अगर इनका मिलिट्री सामान है, या तो उसे छीन लिया जाए या उसे आग लगा दी जाए। इनकी किसी किस्म की भी कोई कीमती चीज़ है, जो भी इनके रिसोर्सेज हैं, उनको ज़ाया किया जाए हर तरह से। और जंग जो है ना, एक दिन ना लड़ी जाए। ये जंग इतने दिन इसने रखी कि जो सेकंड प्यूनिक वार थी मुसलसल 17 साल तक चलती रही। अब देखें 17 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। जब भी कोई शख्स कमज़ोर होता है वो अपने से बड़ी पावर के साथ लड़ता है। तो जब तक वो गुरिल्ला वारफेयर और स्कॉर्च्ड पॉलिसी नहीं अपनाएगा वो कभी जीत नहीं सकेगा। आपने देखा हाल ही में अमेरिका ने कितने साल जो है 2001 से लेके 2020 तक 19 साल अमेरिका ने जो है वो तालिबान के साथ जंग लड़ी है। अगर बुज़ाहिर देखा जाए अमेरिका बहुत बड़ी पावर थी, तालिबान जो है उनकी नज़र में बिल्कुल कुछ भी नहीं थे। ना उनके पास जदीद असला है, ना बहुत सारे फौजी हैं, रिसोर्सेज की कमी है, गरीब मुल्क है, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला वार लड़ी और आखिरकार अमेरिका को शिकस्त दी उन्होंने। अब हैनिबाल जो है वो भी कोई छोटा नहीं, वो कार्थीजियन लीडर है, कार्थीजियन जनरल है, और हर चीज़ होने के बावजूद उसको शिकस्त खाना पड़ी इस फैबियन की इस सारी हिकमत अमली के बायस। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ थी इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि इसका नाम ही कंटेटर जो है यानी डिलेयर। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फैबियन की जो डिले करने की पॉलिसी है ना, इसने हराया है हैनिबाल को, वरना उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती थी। फिर ये ईडियम जो है लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, चूँकि ये 217 BC की बात है, बहुत पुरानी बात है। अब बाद में बहुत से लोगों ने इसको रिकॉर्ड भी किया होगा जो मुसब्बे ना मिल सके, लेकिन इसका फर्स्ट यूज़ जो लिटरेचर में मिलता है वो 1836 में मिलता है हमें। और उसके बाद 1836 के बाद इंग्लैंड के अंदर जो सोशलिस्ट थे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी फैबियन सोसाइटी के नाम से 1884 में। 1884 में इन्होंने एक फैबियन सोसाइटी के नाम से, और इनका मकसद ये था कि हमने मुल्क के अंदर सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को लेके आना है। लेकिन लेके कैसे आना है, स्ट्रेटजी ये है कि ग्रेजुअली लेके आना है। उसमें हमने रेवोल्यूशनरी तरीके से नहीं लेके आना, बल्कि हमने ग्रेजुअली जो है ना डेमोक्रेटिक वे में ही इसे अपनी पॉलिसियों को लेके आना है। यानी कि इन्होंने भी काम जो किया है आहिस्ता आहिस्ता किया है, इस वजह से इसको फैबियन सोसाइटी इसका नाम रखा गया। उसके बाद जो अमेरिका की इंडिपेंडेंस की वार थी ब्रिटेन के अगेंस्ट, उसको लीड किया है जॉर्ज वाशिंगटन ने। जॉर्ज वाशिंगटन ने भी ये 1885 75 से 85 के दरमियान का अरसा है, उसमें जो जंग लड़ी गई उसमें भी इन्होंने बरतानिया की अफवाज के ख़िलाफ़ जो है फैबियन पॉलिसी यूज़ की कि उनके रस्त को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके असले को नुकसान पहुंचाया जाए, जो भी जा रहा है उनकी जो ग़िज़ा है उसको, जो फूड जा रही है उसको, ये जो है ना गुरिल्ला वार लड़ी जाए। ये फैबियन पॉलिसी जो है जॉर्ज वाशिंगटन ने भी यूज़ की। तो अब मेरा ख्याल है आपको सारी इंशाल्लाह चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहला सेंटेंस है गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड, गवर्नमेंट ने अपना ली है द फैबियन पॉलिसी टू रिजॉल्व द इशू ऑफ जॉबलेस पीपल। जो जॉबलेस पीपल हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कौन सी पॉलिसी अप्लाई है, फैबियन पॉलिसी, के डिले करते जाएं, उनसे वादे करते जाएं। उसके बाद नंबर 2, जॉर्ज वाशिंगटन अडॉप्टेड अ फैबियन पॉलिसी ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इनकी जंग आज़ादी हुई है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, उसमें जॉर्ज वाशिंगटन ने फैबियन पॉलिसी अपनाई। उसके बाद जो तीसरा जुमला है, इजराइल इज फॉलोइंग अ फैबियन पॉलिसी, इसराइल जो है फैबियन पॉलिसी जो है वो अपना रहा है टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन इशू, जो फ़लस्तीनियों के मसाइल हैं उनके खिलाफ जो है वो इसराइल जो है फैबियन पॉलिसी अपना रहा है। तो फैबियन पॉलिसी किसके नाम से है,
फैबियन मैक्सिमस के नाम से है। फैबियन मैक्सिमस कौन था? ये 3री BC के अंदर रोमन जनरल था और इसने अपना मुखालफ जो हैनिबाल है उसके अगेंस्ट डिले करने वाली पॉलिसी अपनाई थी, जिसकी वजह से इसको जीत हुई और वो मकबूल हुई, जिससे ये मुहावरा फैबियन पॉलिसी जो है वो आम हुआ। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इतनी सारी वजाहत के बाद आपको फैबियन पॉलिसी जो मुहावरा है, ईडियम है, नहीं भूलेगा। अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।